नमस्कार। और फिर से आपका दरबार क्लासेस में स्वागत है। कल अपन ने 10वीं प्रश्नावली की 1.2 के सवाल किए थे, जिसमें से कुछ सवाल मैंने बताया था कि आपको खुद को करने हैं, उनको मैं अगली क्लास के अंदर करवा दूंगा, या फिर जो भी अगर आपने प्रयास किया होगा और आपको नहीं आया होगा तो आपको कमेंट में लिखना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये जो बचे हुए प्रश्न थे वो मैं आपको करवा देता हूँ और उससे आगे अपन उसके बाद करते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था गुणनखंड कीजिए, भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपने गुणनखंड कीजिए। क्या करना था अपने को? गुणनखंड कीजिए। ठीक है भाई, अपने था गुणनखंड कीजिए, जिसमें से अपन ने 3 गुणनखंड कर लिए थे, 2 गुणनखंड अपने को करने थे। तो भाई दूसरा गुणनखंड था 3825 का गुणनखंड करना था, तो उसका गुणनखंड अपन अब करते हैं। तो भाई देखो गुणनखंड कैसे करते हैं अपने सबको पता है, तो ये लिखेंगे 3825। अब देखो भाई इसके अंदर किसका भाग जाएगा? इकाई के स्थान पर 5 है, यानी कि 5 का भाग जाएगा। देखो 5 का भाग 5 5 7 35, कितने बचे भाई? 3 बचे, 5 6 30, 2 बचे, 5 25। ठीक, फिर से जाएगा 5 का भाग 5 एकम 5, कितने बचे? 2 5 25, 1 बचा 5 3 15। ठीक है, अब देखो भाई 5 1 6 6 3 9, यानी कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो देखो भाई 3 का देते हैं इसके अंदर, तो तीनों पंजे 15 और 3 एकम 3। अब देखो इसके अंदर किसका जा रहा? वापस 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा भाई? 3 का देंगे, 3 दूना 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाता है, इसलिए 3 एकम 3। बचे कितने? 2 3 7 21 और 17 एकम 17। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपको बताया था अपने को स्टेप बाय स्टेप करना था। अब वो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा भाई। देखो 3 और 8 कितने होते हैं? 11 11 में 2 जोड़ेंगे कितने आ गए? 13 13 और 5 कितने हो गए? 18। तो इसके अंदर भी 3 का जा रहा था, लेकिन हमने क्या भाई पहली दृष्टि में अपने को 5 दिखा, लास्ट में क्या दिखा भाई? 5 दिखा, यानी कि 5 का भाग तो इसके अंदर जाएगा ही। तो अपन ने 3 का नहीं लगा के सीधा 5 का लगा दिया, बाद में जब 3 का आया 3 का लगा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अपन ने जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी है उसके अंदर अपन ने बताया कि भाई कोई भी संयुक्त संख्या उसका एक अभाज्य गुणनखंड होता है, वो उसके लिए ही अद्वितीय होता है, केवल उसके क्रम को छोड़ देता है। जो अपन ने इसके यहाँ पे क्या किया भाई? इसका क्रम चेंज कर दिया, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए अपने पास? अब लिखते टाइम में लिख लेना बोले 3 × 3 5 × 5 गुणा 17, ये इसके गुणनखंड हो गए भाई। क्या हो गए भाई? इसके गुणनखंड हो गए। आ गया समझ में? आ गया समझ में भाई? तो देखो क्या किया था अपन ने भाई? 3825 का गुणनखंड किया था। तो आप बोलोगे सर आपने बोला था स्टेप बाय स्टेप आप भाग दीजिए, लेकिन अपने को फर्स्ट में क्या दिखा भाई? 5 दिखा, तो अपन ने डायरेक्ट 5 का दे दिया। लेकिन यहाँ आने पे क्या आ गया भाई? 153 आ गया। तब अपन ने इसके अंदर वो छोटी संख्या जोड़ के दे दिया, अंकों का योग करके देखा, अपने पता इसके अंदर 3 का जाएगा, दिए 3 का दे दिया। आगे वैसे ही अपने पे क्रम बदल गया भाई। आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है? क्रम को छोड़ के अद्वितीय होता है। यहाँ पे क्या हो गया भाई? अपने क्रम बदल चुका है और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने दूसरा वर्षन, और इसके अंदर अब अगला वर्षन करते हैं। ठीक है भाई, अगला वर्षन था चौथा वर्षन था अपने 5005 का अपने को गुणनखंड करना था भाई। किसका करना था? 5005 का। तो करो भाई 5005 का गुणनखंड, ये लिख दिया अपन ने 5005। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा भाई? 5 का जाएगा, तो ये 5। ठीक है, 5 एकम 5, ये 0 ये 0, 5 एकम 5 आ गए 1000 1 आ गए। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा भाई? तो देखो भाई इसके अंदर भाग जाएगा 11 का। किसका जाएगा भाई? 11 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 11 9 99, 1 बचा, 11 एकम 11। ठीक है भाई, अब 91 किसके भाग में आते हैं भाई? 13 13 13 24 13 39 13 52 13 65 13 78 13 7 91। तो ये भाई 13 का भाग जाएगा इसके अंदर, 13 7 91, या 7 का भाग इसके अंदर भी जा सकता था। ठीक है, ये आपको करना भाई, अपने डायरेक्ट आ गया था। अब इसमें 7 का देंगे, फिर वापस से 7 एकम 7। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या हुआ भाई? क्रम बदल गया। क्या हो गया भाई? क्रम बदल गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या 7 का भाग जाता है, इसके अंदर भी क्या जाएगा? तो 7 का भाग जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन अपने को क्या भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को जो आ रहा है भाई डायरेक्ट अपन पता लगा सकते हैं इसके अंदर क्या भाग जा रहा है। आपने 5वीं क्लास के अंदर क्या होगा?
भाई ये इस टाइप की कोई संख्या होती है, या 001 001 इस टाइप की जो भी संख्या होती है उसके अंदर क्या भाग जाता है, कोई 11 का भाग जाता है, नहीं जाता पूरा भाग। तो अपने को इसको देखते ही पता चल गया था कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो अपन ने इसमें दिया 11 आ गए, फिर 13 का दिया, फिर 7 का दिया, तो ये अपने गुणनखंड हो गए, बस इसका क्रम बदल गया है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए भाई, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है भाई। क्या हो गया इसके गुणनखंड, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। भाई मैंने आपको बोला था कि भाई अपने को स्टेप बाय स्टेप करना है, क्या करना भाई, स्टेप बाय स्टेप को प्रश्न को सोल्व करना है। लेकिन जब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करोगे, यहाँ पे 5 का दे दिया, लेकिन यहाँ पे जब आप भाजकता के नियम याद होंगे तो कर लोगे, बाकी बिना भाजकता के नियम के आपको डायरेक्ट पता लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर अपने को पता है 11 का देंगे, 11 99 1 बचेगा, यानी कि 11 का सीधा चल जाएगा। अब यहाँ पे छोटी संख्या आ गई तो अपने को पता है 13 का हम डायरेक्ट ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे भाजकता का नियम याद भी नहीं है तो भी अपन ने डायरेक्ट लगा लिया। और जब इसका रिजल्ट 7 आया तो अपने को पता है 7 का डायरेक्ट 7 में ही जाएगा और किसी का जाएगा ही नहीं, तो इसके गुणनखंड ये हो गए, ठीक है भाई। आगे अपने को समझ में। अब अपन करेंगे अगला प्रश्न, ठीक है भाई। अगला प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न था अपने एलसीएम और एचसीएफ याद करना था। दो संख्याएं दे रखी थी अपने को, क्या कर रखा था भाई, दो संख्याएं दे रखी थी, उसका अपने को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहा था। तो देखो इसके अंदर दो प्रश्न तो अपन ने कर लिए थे, एक केवल दूसरा प्रश्न ही रह रहा था। क्या करना था दूसरे प्रश्न में, दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याएं दी गई और उसमें अपने को क्या करना था भाई, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करके जांच करनी थी। क्या जांच करनी थी भाई, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, किसका गुणनफल भाई, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये अपने को याद करना। तो दो संख्याएं दे रखी है, उनका अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इन दोनों का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता कि नहीं आता। कल मैंने बताया था आपको कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो संख्याओं के लिए लगता है। किसके लिए लगता है भाई, दो संख्याओं के लिए लगता है, 3 4 के लिए नहीं लगता है। तो इसके अंदर भाई अपने केवल दूसरा अपन ने नहीं किया था, ठीक है। कौन सा, सेकंड नंबर अपन ने नहीं किया था। तो सेकंड नंबर क्या था भाई, 510 और 92, ठीक है, इसका करना था अपने को। तो एलसीएम क्या, एचसीएफ ज्ञात करते, क्या ज्ञात करते हैं भाई, पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो अपने को पता भी इनके अलग अलग गुणनखंड करते हैं अपन, क्योंकि विधि अपने को दूसरी भी दे रही है। बाकी अपन इसको कौन सी विधि से कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अपने को बता नहीं रखा है कि आप किस विधि से करो, तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो और यूक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो भाई 0 है, 2 का भाग जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर बाद में देखो 5 का ही आएगा, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। देखो ये किसका 51 है, तो फिर 5 रेख 6 यानी 3 का भाग जाएगा इसके अंदर, किसका जाएगा भाई, 3 का जाएगा, यानी इसके अंदर भी 3 का जा रहा था। अब 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 2 बचे 3 7 21 और ये 17 एकम 17, ये इसके गुणनखंड हो गए। क्या गुणनखंड हुआ भाई इसके, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 510, ठीक है। कितना है भाई 510। अब 92 का करेंगे ऐसे कैसे ही, ये लिखे अपन ने 92, ठीक। अब देखो भाई 2 का भाग, 2 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्के, 2 का दो, 2 दुआ 2 तिया 23, 23 में किसी की नहीं जाता भाई, 23 एकम 23, ठीक है, आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या है अपने पास, 2 गुणा 23 बराबर 92, ठीक है भाई। 2 गुणा 23 बराबर 92। तो अब देखो इसमें कॉमन लेंगे एचसीएफ के लिए, तो ये कॉमन आ गया अपने पास एक, इसके अलावा और कोई कॉमन आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया अपने 2, एचसीएफ बराबर क्या हो गया भाई 2। अब करो भाई एलसीएम ज्ञात, क्या करेंगे भाई,
एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम के लिए अपने को पता है फैक्टर अपन साथ साथ करते हैं, 510 और 92 का एक साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का भाग दो भाई, तो 2 दूना 4, 1 बचे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसके अंदर देखो भाई, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, ठीक। अब वापस 2 का दो, ये 255 के 255 इसमें जाएगा 2 और ये 3। अब देखो भाई इसके अंदर 5 का दो, पहले 3 का दे लो, चलो भाई 3 का जाएगा, 3 8 24, 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 23। अब देखो भाई इसके अंदर 8 5 13, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, तो 5 एकम 5 3 5 7 35 और ये आ गए 23। अब देखो भाई 17 का, तो ये आएगा 17 एकम 17 और ये आ जाएंगे 23। अब भाई देखो भाई 23 का, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 23, ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास। तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है अपने पास, एचसीएफ कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 बराबर जो भी आएगा। अब देखो इसको गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया भाई 12 पंजे 60, और 60 को 17 से करोगे, 17 छक्की 102, 17 छक्की 102 भाई, इसको करके देखना भाई, यह कितना है भाई 60 गुणा 17, ठीक है। तो देखो 0 का 0 लिख देंगे, 17 का मावड़ा बोल लो सीधा ही, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 45, 17 छक्की 102, ये हो गए 102, यानी कि 1020 अपने यहाँ तक गुणा करने को आ गए। अब उसको 23 से गुणा कर लो, तो इसको अपन 23 से गुणा करेंगे, तो ये 0 ये 6 ये 0 ये 3, फिर देखो ये 0 ये 4 ये 0 ये 2, ठीक है भाई, क्या है भाई 2, तो इनको जोड़ो, 0 6 4 3 2, कितना है 23 460। एलसीएम कितना आ गया भाई 23 460, एलसीएम आ गया अपने, और ये आ गया 2। अब अपने क्या करनी थी भाई, जांच करनी है, क्या करनी है अपने को, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए भाई एक ही पर्सन है अपना, तो इसको हटा दें, जो पर्सन है उसको हटा ही दें, जांच करनी, जांच यहाँ कर लेते हैं अपन। तो जांच करने के अंदर क्या है, संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं क्या है अपने पास 510 और 92। तो देखो भाई ये हो गया 510 गुणा 92 बराबर 23 460 गुणा 2, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो गया। अब देखो इसको गुणा करो, ये 510, ठीक है 510 है, नीचे है 92, तो ये 0 2 10 गुणा 0 9 45, 0 2 9 6 4, कितना है भाई 4 6 आ गई है 6 4, ये कंप्लीट आ रहा है अपने पास। अब इसका रिजल्ट यहाँ लिख लो भाई, 46,920 इसका आया। अब इसका चेक करके देखो, ये 0 6 दूना 12 के 2, हासिल का है 8 1 9, ये 6 और ये 4, आ गए 46,920, दोनों साइड में बराबर आ रहे हैं, मतलब अपना एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही है, ठीक है भाई। आगे समझ में भाई, गुणनखंड अपन को कल भी समझा, ये अपन ने छोड़ा था, इसको आपको घर पे करना था भाई, घर पे करने का प्रयास करना था। अब भी जो कोई वीडियो बाद में देखे भाई, पहली वीडियो जो पहले देकर उसके बाद में देखे, तो उसको क्या करना है, इन प्रश्नों को छोड़ना है, इन प्रश्नों को क्या करना है, छोड़ना है, और आगे के प्रश्नों को करके जो मैंने करवाए उनको समझ के, इनको करने के बाद में इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको समझ में आएगा भाई क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है भाई। आगे समझ में, ये पर्सन भी ऐसे हो जाएगा। फिर आगे का पर्सन करते हैं अपन, आगे भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, 3 संख्याएं दी हुई थी। तीसरा प्रश्न था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, ये है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अपन ने
अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगाई थी। तो आपकी स्किलों के अंदर ये हो सकता है भाई कोई सर बोल दे आपने ये क्यों लगाई, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करवा देगा। तो भाई जब तक आपको मेंशन नहीं किया हो, यानी कि आपको जब तक बताया नहीं गया हो कि भाई अभाज्य गुणन से करो या फिर यूक्लिड विभाजन से करो, तब आप आपकी मर्जी पर जो विधि लगा सकते हो। ये नहीं है कि आपको वो यूक्लिड विभाजन से करना है या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। ठीक है भाई, आगे समझ में। कल को ये हो जाएगा सर आपने गलत बता दिया, तो भाई वो गलत नहीं है सही। भाई आपके स्कूल के अंदर क्या बताया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक कोई चीज मेंशन नहीं कर रही है और मेरे को अगर उसकी 4 विधि आती है या 5 विधि आती है तो वो मेरे ऊपर छोड़ रहा है पर्सन देने वाला भी, आपकी इच्छा अनुसार कोई भी विधि लगो, जो विधि आपको आती है उससे करके आपको आंसर लेके आना। ठीक है भाई, तो उसके अंदर अपने को कोई भी विधि मेंशन नहीं कर रखी थी, इसके अंदर कर रखा था अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो इसका अपन ने केवल तीसरा प्रश्न छोड़ा था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपन ने इसका छोड़ रखा था। तो उसका क्या था भाई 8, 9 और 25। तो करो इसका एचसीएफ करेंगे सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं भाई, सबका अलग अलग फैक्टर करते ही नहीं करते। तो इधर देखो 8 के लिए 2, ये 4, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 1, यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। अब इसका देखो 3, 3, 3, 1, क्या हो गया भाई 3 गुणा 3 बराबर 9। इसका देखो भाई 5, 5, 5, 1, क्या है भाई 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, अब देखो इनमें कोई चीज कॉमन आ रही क्या भाई, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। तो कल मैंने आपको बताया था भाई कोई भी चीज जब कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। भाई यहाँ पे मैं 1 लिख दूं तो भी 8 ही देंगे, यहाँ पे भी मैं 1 गुणा लिख दूं तो भी ये 9 ही रखेंगे, इसको भी 1 गुणा रख दूं तो भी ये 25 ही रहेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ बराबर 1। क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ज्ञात करो भाई, एलसीएम ज्ञात करते हैं अपन। एलसीएम ज्ञात करने को अपने को पता है भाई सारों के फैक्टर एक साथ करते हैं। तो 8, 9, 25, तो 2 का देंगे 4, 9, 25, फिर 2 का देंगे 2, 9, 25, फिर 2 का देंगे 1, 9, 25, फिर 3 का देंगे 1, 3, 25, फिर 3 का देंगे भाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और आगे क्या हो जाएगा भाई ये 25, फिर 5 का देंगे अपन, ये 5 का दिया अपन ने, ये 5, फिर देखो ये आगे की साइड में 1, 1 और 1। अब इसके अंदर आपको कल अपन ने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें भी एचसीएफ अपने 1 आया था और इसके अंदर भी एचसीएफ 1 आया है और बाकी सारे गुणनखंड ये एलसीएम क्या आ रहा है भाई अपने, एलसीएम का गुणनखंड क्या आ रहा है भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये आ रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई जब भी एचसीएफ क्या हो जाता है भाई 1 आ जाता ना, एचसीएफ 1 आ जाता है तो जो इनके अलग अलग गुणनखंड हैं वही इस साइड में आ जाते हैं, एलसीएम के अंदर आ जाते हैं। यानी कि एचसीएफ के जो गुणनखंड आ रहे हैं सभी के वो सारे इस साइड में एलसीएम के अंदर आ जाते हैं। तो इस साइड में आपको गुणनखंड भाई आपको अगर डायरेक्ट करना है, कभी कभी आपको भी जब कंपटीशन के एग्जाम में आता है अगर आपको पता चल जाए क्या आ रहा है एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या आ रहा है अपने पास 1 आ रहा था, एलसीएम के जो गुणनखंड होंगे वो एचसीएफ वाले गुणनखंड ही है। देखो इधर की साइड में 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, देखो 2 3 बार 2 बार और 5 बार आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो अपन इन संख्याओं को भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 8 नाम 72 इंटू 25 कर सकते हैं। देखो इसको करके देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, और 55 25 25 क्या 75। अब अपने को पता है भी इधर की साइड में 24 और ये आ गए 75, इन दोनों को गुणा करना है। तो करो भाई ये 75 गुणा 24 करके देखो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 7 28 2 30, 2 पंजे 10, 1 14 और 1 15, 0 0 8 1 कितना है भाई 1800 आए। अब जो मैं बता रहा हूँ कि जब एचसीएफ 1 आए तो इन संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, इन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है भाई अपने एलसीएम होता है। तो देखो इनको भी गुणा करके देख लेते हैं क्या वो संख्या आ रही है। देखो 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो 25 9 का 225 और उसको करना है अपने को 8 से गुणा। तो
8 मुझे 40, 4 8 मान 8 2 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल की 2, 8 मान 8 2 16 और 2 18, आ रहे नहीं आ रहे 1800, आ रहे नहीं आ रहे 1800। यानी कि जब भी HCF जो होता है ना 1 आ जाए तो जो संख्याएं दे रखी है उनका गुणनफल ही क्या होता है अपने एलसीएम होता है। क्या होता है अपने एलसीएम होता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में अपने को, आ गया। तो इसके अंदर देखो भाई अब आपको डायरेक्ट करना था, ये हो गया क्वेश्चन। इसके अंदर अपने को अलग अलग HCF निकालना था, फिर एलसीएम निकालना था, और अपने को एक चीज नई चीज और पता चली है तो भाई जब भी HCF 1 आता है तो उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है भाई, आगे समझ में, ये नई जानकारी अपने को पता लगी। ठीक है भाई, गणित को पढ़ो, मजा लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, उसके अंदर डूब के पढ़ो भाई। गणित को आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो आपको ऐसी नई नई चीजें आएगी। ये नई चीज आपको खुद को दिखनी चाहिए थी भाई। कैसे, तो भाई जब भी HCF निकल गया था, HCF 1 आया था तो उन संख्याओं को गुणा किया था तो जो आंसर आ रहा था वही उधर एलसीएम के अंदर आ रहा था। यहाँ भी वही चीज हुई है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब अपन अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला अपना 5वां प्रश्न था। क्या था भाई अपना 5 नंबर का प्रश्न था, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है भाई जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या कह रहा है भाई, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। किस पे समाप्त होता है भाई, 0 पर समाप्त होता है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कौन प्राकृत संख्या क्या होती है। जानते हैं अपन भाई 1 से चालू हो और जहां तक गिनती चल रही है वहां तक जो चलती है वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। भाई प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n, तो क्या बोल रहा है 6 की घात n अंक वाले अंक पर 0 पर समाप्त होता है क्या भाई। इस टाइप का कुछ हो सकता है क्या, देखो भाई इसका आंसर, इसके आंसर में क्या करेंगे, इसके आंसर को देखने से पहले एक बार देखो भाई 0 आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई ना कोई गुणनखंड के अंदर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या फिर 0 तो आएगा नहीं भाई। ठीक है, गुणनखंड के अंदर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। क्योंकि देखो भाई कोई भी संख्या वो 5 है तो इससे 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएंगे, तो भाई 0 आने की संभावना है अंक पर, 6 की घात पर अंक पर या 0 पर किसी भी जगह पाएगा 0 आने की संभावना है। 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 आने की संभावना है। कुल मिला के अपने को ये पता है कि उसके गुणनखंड कोई हो, क्या हो भाई, गुणनखंड हो, और गुणनखंड के ऊपर अगर गुणनखंड के अंदर 5 है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करने पर कम से कम 0 आने की संभावना होती है। तो अपन इसको भी ऐसे ही करके देखेंगे। तो देखो यहाँ की किताब एक अलग लैंग्वेज दे रखी होगी, लेकिन लैंग्वेज पे नहीं जाना अपने को। 6 की घात n है भाई, 6 की घात क्या है, n है। ठीक है, ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 × 3, इस पूरे की घात हो जाएगी n। ठीक है, तो अब देखो इसको अपन यूं लिखे, अगर 2 की घात n और गुणा 3 की घात n, ठीक है, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो देखो 2 के प्राकृत संख्या कोई भी संख्या लगा दो, 2 के ऊपर 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कोई भी प्राकृत संख्या लगाओ, ये 0 कभी नहीं आएगा। 0 आता है कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो 0 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है ना भाई, यहाँ पे कोई गुणनखंड के अंदर अपने को पता है भाई 0 कब आता है, जब इन दोनों के गुणनखंड में या तो यहाँ पे 5 होता, दोनों में क्या, यहाँ पे n है, यहाँ पे 5 है। अपन ने जो वास्तविक संख्या है या फिर परिमेय अपरिमेय संख्या पता लगाएंगे, उसके अंदर अपन जब पता लगाते हैं, आपने पढ़ा हो तो नीचे की साइड में जब दशमलव शांत है या नहीं है तो उसका पता लगाने के लिए भाई 2n और 5 की पावर n, इस टाइप का जो हर के अंदर होता है तब क्या होता है भाई, वो
भाग जो होता है वो शांत प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखो 2 की घात n है, 3 की घात n है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड के अंदर कहीं पे भी 5 नहीं है, यानी कि इसको आप n की जगह कुछ भी रख के देखो। आप एक दो उदाहरण रख के देख लो भाई, देखो मैं 2 की जगह पे अपन n की जगह पे 1 रख के देखे हैं तो ये क्या था 6, n की जगह पे 2 रख के देखे हैं तो ये देखो ये हो गया 4 गुणा 3 3 9 9 चौक 36। अब देखो 3 रख के देखो, ये हो जाएगा 8 गुणा 27, इसको 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 कितने होता है भाई 21, 216 है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भाई, जीरो नहीं आएगा। तो अपने को केवल इसके अंदर क्या लिखनी थी, लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखनी है भाई, लैंग्वेज लिखनी थी। इसके अंदर आप लिखोगे भाई 6 की पावर n संख्या, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम या फिर एक गुणनखंड 5 के रूप का होना जरूरी है। 5 के रूप का होना जरूरी है, ठीक है। और इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 की पावर n है, परंतु 5 की पावर n या फिर 5 के रूप का गुणनखंड नहीं है। क्या है भाई, 5 के रूप का गुणनखंड नहीं है, ये लिखना था आपको। बस ये लैंग्वेज लिखनी है भाई। आपको दिख रहा है तो यहाँ पे अगर 5 की पावर n हो जाती, देखो भाई अब इसको 0 का ये जो लिख रखा है इसको और आपको समझा देता हूँ। कल को भाई ये भी लगे सर ने लैंग्वेज लिखा दी, भाई लैंग्वेज जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको समझना भी तो जरूरी है ना भाई। तो समझेंगे कैसे, समझने के लिए देखो भाई 2 की घात n गुणा, अगर यहाँ पे 5 की घात भी n हो जाती, यानी कि इसके जो 6 है उसका गुणनखंड इस रूप का आता अपने अगर, तो क्या होता भाई 2 की घात 1, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, दोनों गुणा करते कितना आता भाई 5 गुना 10 आ गए, आ रहा है 0, भाई 0 आने की संभावना है। फिर बाद में देखो भाई 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो देखो ये कितना हो गया 4 गुणा ये कितना हो गए 25, तो 25 चौक 100, फिर वापस 0 आने की संभावना। तो भाई जब 2 की घात n और 5 की घात n यानी कि 5 गुणनखंड, जो भी किसी भी संख्या का गुणनखंड करो और उसके अंदर 5 और 2 के रूप का गुणनखंड है और उन दोनों की घात समान है, तो वहां पे 0 आने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पे देखो गुणनखंड में 2 की घात n है, लेकिन साथ में 3 की घात n है, तो यहाँ पे गुणनखंड में 0 आने के अंक 0 आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो अपने से पूछ रहा है कि भाई 6 की घात n के अंदर 0 पे कोई समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या है भाई 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है भाई। ये था आपके 5वां प्रश्न। लो स्क्रीनशॉट और इसको कॉपी में लिखने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करो। कोई भी चीज समझोगे तो लंबे टाइम तक चलेगी, और डायरेक्ट यूं उतार के कॉपी में छाप लिया तो वो केवल आपके थोड़े दिनों तक ही चलेगा भाई, साल भर खत्म होगा ना जब भूल जाओगे सारी चीजें। तो इनको समझना है आपको, समझ के फिर करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अपन 6ठा प्रश्न करते हैं। और देखो 6ठा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए। क्या बोल रहा है भाई, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और क्या दे रखा है भाई 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कैसी संख्याएं हैं भाई,
भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं है। ये आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है कि ये जो संख्याएं दे रखी है ये भाज्य रूप की है। क्या है भाई, भाज्य रूप की है। तो पहले तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि भाई भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, कौन सी होती है भाई, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें खुद का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग भी जाता है, एक का भी भाग जाता है। जैसे 4 है, 4 में 1 का जा रहा, 2 का जा रहा और खुद का भी जा रहा। 20 है जिसके अंदर 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, 4 का जा रहा, 5 का जा रहा, 20 का खुद का भी जा रहा, 10 का भी जा रहा। तो वो कैसी संख्याएं हैं, एक से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, यानी वो कौन सी है भाई, भाज्य संख्याएं हैं भाई। एक से अधिक ये नहीं कि भाई आप जैसे 3 है, 3 में 1 का भी जा रहा, 3 का भी जा रहा, सर 1 से अधिक जा रहा, उनके अंदर 1 का और खुद का जा रहा, वो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इसकी व्याख्या करनी थी, तो भाई कैसे करेंगे इसकी व्याख्या। तो आंसर एक एक संख्या लिखो भाई, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, ये लिखा हुआ। और इसको देखो अपन एक और किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा, इसके अंदर आगे देखो, देखो ये प्लस का निशान है, बीच में किसका निशान है भाई, प्लस का निशान है, इधर ही साइड में गुणा का निशान है। या तो आप इन सबको गुणा करोगे, अपने को गुणा नहीं करना, अपने क्या करना भाई, इसको भाज्य सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना, भाज्य सिद्ध करना। देखो इधर की साइड में जो है 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तो अपन 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 13 को कॉमन लेंगे। तो भाई 13 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 13, इधर की साइड में क्या आ जाएगा 13। तो देखो इधर क्या बच गया, 13 से 13 कट गया, क्या बचा 7 गुणा 11 बच गए। ठीक है, प्लस इधर की साइड में 13 में से 13 गए 1। ठीक है, तो देखो अब ये जो भी संख्या आएगी इधर की साइड में इनका गुणा करके एक को कुछ किसी को भी जोड़ोगे आप। ठीक है, तो लेकिन वो उसके अंदर 13 का भाग तो जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 से गुणनखंड है। अब देखो मैं जैसे 5 लिखता हूं, ठीक है, तो 5 के आगे की साइड में 4 लिखता हूं, यानी कि 5 प्लस 1 करके इसके आगे इसको 4 से गुणा करता हूं। किससे गुणा करता हूं भाई, 4 से गुणा करता हूं। तो इधर की साइड में चलो 6 आ गए, 6 को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, 4 चम 24। ठीक है, तो ये हमेशा 4 से विभाजित होगी, होगी नहीं होगी भाई। कोई भी संख्या हो अंदर अगर वो 4 से गुणा हो रही है, यानी वो 4 का गुणनखंड है, गुणनखंड है यानी कि वो 4 से विभाजित होगी। क्या होगी भाई, 4 से विभाजित होगी। तो ये जो संख्या बड़ी है अपने, क्या बड़ी है भाई, 13 7 गुणा 11 प्लस 1। जो ये संख्या है इसके अंदर 13 किसमें, गुणा के रूप में, इसका गुणनखंड है, यानी कि इसके अंदर 13 का भाग जाएगा। किसमें, ये 13 से क्या है भाई, 13 से विभाजित है भाई। क्या है भाई, 13 से विभाजित है। तो 13 से विभाजित है। और अपन जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक के अलावा, एक खुद के अलावा या फिर और भी किन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या होती है भाई, भाज्य संख्या होती है। तो ये वाली संख्या तो अपने भाज्य संख्या हो गई। अब दूसरी को देखते हैं भाई, दूसरी क्या है, दूसरी में देखो ऐसे सेम 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, ये संख्या दे रखी है अपने को। इसके अंदर भी क्या करेंगे, देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 को लेंगे कॉमन। ठीक है, कितने बच गए, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। भाई इधर की साइड में जैसे कॉमन लिया ना वैसे कॉमन लेंगे। अब नीचे की साइड में भाग में देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इधर की साइड में भी 1 हो जाएगा। तो अब ये जो भी संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी भाई, 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 5 से। पांच से विभाजित होगी, यानी कि भाई इसके अंदर 13 का भाग जा रहा है, इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, यानी कि ये दोनों संख्याएं कैसी है, भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं भाई, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कैसी है, भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता है, एक का जाता है, उसके साथ में किसी और संख्या का भाग भी जा रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई भाई, भाज्य संख्या। आ गया समझ में अपने को भाई, समझना है चीजों को, मजे लेके बढ़ो, आनंद से बढ़ो और चीजों को समझो भाई। अपन ने कुछ नहीं करना है भाई, गुणनखंड होता है, कोई भी चीज है गुणनखंड में लिखी हुई है, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो इसके अंदर किस किस संख्या का भाग जा रहा है, इसके अंदर 7 का भाग भी जा रहा है, इसके अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, इसके अंदर 4 का भाग भी जा रहा है, इसके अंदर 5 का भाग भी जा रहा, 5 गुना 10 का भाग भी जा रहा, 7 गुना 14 का भाग भी जा रहा, और 7 पंजे 35 का भाग भी जा रहा। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर इन सब संख्याओं का भाग जाएगा। यानी गुणनखंड जो होता है ना
उसका अगर आप छोटा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर वो जो गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई उन सबका क्या जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है भाई, उन सब संख्याओं का भाग जाएगा। तो वो जो भी कंपोजिट नंबर बनेगा, जो अपने एक संयुक्त संख्या बनेगी, वो कैसी संख्या होगी, हमेशा भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। अपन जानते हैं संयुक्त संख्या कहते ही उसे हैं जिसके अंदर एक खुद का और भी संख्याओं का भाग जाता हो। ठीक है भाई, आगे समझ में, चलते आगे, चलो ठीक। अगला पर्सन, लास्ट पर्सन इस प्रश्नावली का अपने, भाई पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो भाई अपने पास वो वाला सिस्टम नहीं है कि जो गुणा भाग जोड़ बाकी वो डायरेक्ट में करके डायरेक्ट उत्तर लिख दो। अपन तो यहाँ पे छोटे मोटे जोड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी होगा अपन खुद करेंगे, खुद करके फिर उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, यूं नहीं कि अपन ने डायरेक्ट आया और आते ही उसका भाई लिखा उतार रखा है, उतार के उसका सीधा गुणा भाग की जोड़ भाग खुद करके डायरेक्ट उत्तर लिख दूंगा। उत्तर नहीं लिखेंगे अपन, जो भी गुणा भाग होगा वो खुद करते हैं, ताकि अपना भाई जो कॉपी में ऐसा लगे कि यूं आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। यूं नहीं लगना चाहिए कि अपन कहीं दूर बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, आगे समझना। तो अपन लास्ट क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसके मैं कुछ की पॉइंट्स ही लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। देखो क्या है प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। क्या है भाई, चलो खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी कि चलो ये खेल का मैदान समझ लो, ये स्क्वायर के रूप में समझो या किसी भी रूप में है, इसके चारों तरफ एक वर्ताकार पथ है। कैसा है भाई, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई ये जो मैदान है इसका जो ये चलो एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, ये क्या बना हुआ भाई, एक ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक पे एक चक्कर लगाने में कोई लड़की है सोनिया, क्या है भाई, सोनिया। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं भाई, सोनिया को लगते हैं भाई 18 मिनट लगते हैं। ठीक है भाई, और जबकि इसी मैदान पे चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कोई रवि नाम का लड़का है, उसको क्या कितने मिनट लगते हैं भाई, रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये अपने को लिख दिया। अब वो बोल रहा है मान लीजिए वो दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। चलो मान लो दोनों इस जगह से चालू हुए, स्टार्ट हुए दौड़ना। ठीक है, दौड़ना चालू हुए, एक साथ प्रारंभ किए, एक दिशा में चले, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। भाई कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि इसी स्थान पर वो कब आ जाएंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो अब देखो तो ये और ये दोनों दौड़ेंगे। ठीक है भाई, इसके अंदर निकालना क्या है वो तो मैं आपको बता दूंगा। भाई क्या निकालना है, इसके अंदर निकालना अपने को एलसीएम, क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। लेकिन अपन वो कैसे निकालना है तो वो तो पता लगा मैं। तो भाई देखो जैसे ये सोनिया दौड़ना स्टार्ट किया 18 मिनट में दौड़ेगी, लेकिन ये 12 मिनट में दौड़ेगा। तो जब सोनिया और ये दोनों साथ में चले गए तो यहाँ पे आएगी सोनिया। ठीक है, कितने मिनट में आएगी भाई, 18 मिनट में आएगी। लेकिन ये कितने मिनट में आ गया भाई, 12 मिनट में आ गया। तो ये 6 मिनट में आगे जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है भाई, जो 6 मिनट आगे ये चला जाएगा। ठीक, फिर बाद में जब ये वापस दूसरा राउंड लगाएगी, ठीक है, कितना दूसरा राउंड लगाएगी, तब इसके कितने हो जाएंगे भाई, 36 मिनट हो जाएंगे, और ये 6 और आगे चला जाएंगे, 12 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा राउंड हो गया 18 54, जब ये 54 होगा तो ये कितने हो जाएगा भाई, 6 6 12 6 3 18, यानी यहाँ पे मिल जाएंगे। तीसरे राउंड में ये दोनों उसी जगह पे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो अपने क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसका चित्र वित्र बना लिया करो, ताकि उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। डायरेक्ट भाषा दे रखी है, यूं नहीं लिखना और भाई मैदान है ये कह रहा है वो कह रहा है। एलसीएम तो अपने ज्ञात करना है, लेकिन एलसीएम ज्ञात क्यों करना है भाई, बड़ी संख्या आ रही है मिलने पे, तो भाई ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कब आती है भाई, अपने को पता है एलसीएम ज्ञात करते तब आती है, छोटी संख्या एचसीएफ ज्ञात करते तब आती है। कहते हैं अपन उसको महत्तम समापन, लेकिन आंसर क्या आता है अपने, छोटा आता है, और इधर की साइड में संख्या आती है बड़ी, लेकिन उसको कहते हैं अपन लघुत्तम समापवर्त। ठीक है भाई, तो आगे अपन इसको हल करते हैं। तो इसको क्या करोगे भाई, आंसर क्या लिखोगे भाई, लैंग्वेज आप लिखना क्या लिखोगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगता है बराबर 18 मिनट। ठीक,
ऐसे ही लिख देना भाई रवि को, सेम टू सेम ये चीज लिखनी है आपको। रवि को चक्कर लगाने में कितने लगते हैं भाई 12 मिनट। और एक ही स्थान पे वापस मिलने के लिए उनको क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम याद करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम बराबर 18 और 12, देखो 2 का भाग 9 और 6, 2 का देखो 9, 3 का देखो 3, 1, 3 का देखो 1, 1, ठीक है भाई, आ गया। तो इसका एलसीएम क्या है भाई अपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 तिया 36। अपने यहाँ पे भी 36 आएगी नहीं आएगा, आएगी नहीं आए 36। तो यहाँ पर कितने आ गए 36 मिनट, कितने आए भाई 36 मिनट। तो 36 मिनट वो समय है जब वो दोनों यहाँ से एक जगह से चलना प्रारंभ करें, तो दूसरी बार जब 36 मिनट बीत जाएंगे तो वो उसी जगह पे वापस दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, तो मिल जाएंगे। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर में यूं ये नहीं लिखना, 36 मिनट लिखोगे, पुनः मिलने, पुनः प्रारंभिक स्थान, एक स्थान पर मिलने में 36 मिनट का समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा, ठीक है भाई, ये लिखोगे। आगे समझ में, क्वेश्चन केवल लैंग्वेज थी, अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो जल्दी सोल्व हो सकता है। अपने को करना क्या था, मैं बोल रहा है कोई खेल का मैदान है तो अपन ने खेल का मैदान बना दिया अपने हिसाब से, बोल रहा है उसके चारों तरफ वर्ताकार पथ है, वर्ताकार कोई ट्रैक है, ये बना दिया ट्रैक। अब बोल रहा है सोनिया को लगते 18 मिनट, रवि को लगते 12 मिनट, और एक ही जगह से दौड़ना चालू करे तो कितने समय बाद वो दोनों यहीं पे आके वापस मिल जाएंगे। तो मैंने बताया था भाई सोनिया यूं दौड़ के आएगी यहाँ पे, इसको 18 मिनट लगेंगे, लेकिन रवि तेज दौड़ रहा है तो ये जब यहाँ आएगी तो वो 6 मिनट आगे चला जाएगा, ठीक। फिर वापस दूसरे राउंड में ये वापस आएगी, तब इसको कितना 18 दूना 36 लग जाएंगे, तो फिर बाद में दूसरी बार में आ जाएगी, ठीक। तो अपने को पकड़ना था भी किस टाइम पे जाके ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये दोनों जब 36 मिनट होंगे तब एक साथ यहाँ पे आके वापस मिल जाएंगे, ठीक है भाई। 3 3 9 36, ठीक है, आ गया समझ में। और इसको कर लेना, और ये हो गई आपके प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट। आगे की जो प्रश्नावली है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वो जब प्रश्नावली समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं या कोई नई क्लास आएगी आपको पता चल जाएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताओ और उनको शेयर करो अपने चैनल को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ये पढ़ सके, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।